अच्छा, लास्ट क्लास में देखो जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा थ्योरी बता देंगे, जो बाकी रह गया है मेटेरियल कॉस्टिंग का। ठीक है, अब बहुत दिन हो गया मेटेरियल कॉस्टिंग। नेक्स्ट हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो देखो। तो पहले हम एक डायग्राम बना रहे हैं, स्टोर डिपार्टमेंट। तुम लोग भी बना लो स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट डायग्राम बनेगा मेटेरियल मूवमेंट का। ठीक है, मेटेरियल मूवमेंट का डायग्राम बनाएंगे स्टोर डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पर प्रोडक्शन एंड सर्विस। अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो टर्म्स भी समझ में आ जाएगा, फिर थ्योरी बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सप्लायर। सप्लायर, अच्छा। तो ये सब डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली जो मेटेरियल का मूवमेंट है वो ये सारे डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो नीचे तुम लोग इसका नीचे, या फिर अगर ऊपर जगह है हम तो लिखना भूल गए, मेटेरियल मूवमेंट डायग्राम लिख सकते हैं हम, यहाँ नीचे लिखते हैं मेटेरियल मूवमेंट डायग्राम। अच्छा, देखो स्टोर डिपार्टमेंट में क्या रहता है। स्टोर डिपार्टमेंट में बेसिकली हम लोग का क्या रहेगा, यहाँ पर स्टोर डिपार्टमेंट का मतलब होता है जहां पर रॉ मटेरियल स्टोर रहता है। यहाँ पर स्टोर क्या चीज रहेगा, रॉ मटेरियल। ठीक है, यानी रॉ मटेरियल को रिसिप्ट, अच्छा ये देखो रॉ मटेरियल का रिसिप्ट होगा। मतलब जब रॉ मटेरियल गोडाउन में आएगा, स्टोर में आएगा, तो उसे रिसिप्ट करना, उसे स्टोर करना, स्टोरेज। स्टोरेज भी स्टोर डिपार्टमेंट में होगा और इशू भी स्टोर डिपार्टमेंट से ही होगा। ठीक है, तो रिसिप्ट, स्टोरेज एंड रिसिप्ट कॉमा स्टोरेज एंड इशू ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर छोटा छोटा करके मैंने लिखा है, तो तुम लोग भी इस तरह से लिखो कि स्टोर डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, मेटेरियल रिलेटेड काम। स्टोर डिपार्टमेंट में मेटेरियल रहेगा, ठीक है, रिसिप्ट होगा, वो स्टोर किया जाएगा और जब जरूरत होगा तो इशू किया जाएगा। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि मेटेरियल पहले स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे इशू कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले रिसिप्ट होना चाहिए, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट के पास मेटेरियल आना चाहिए। तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास मेटेरियल किस तरह से आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्या लगता है स्टोर डिपार्टमेंट के पास कैसे मटेरियल आ सकता है, कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू आ सकता है, या फिर ये जो सब बना हुआ है यहाँ पर कहाँ से आ सकता है, या फिर ये सोचो कि इशू किसे करेगा। ये कोई कोई भी एक पॉइंट तुम लोग बता सकते हो, बताओ, तो हमारा लिंक क्रिएट हो जाएगा कि किस तरह से। ডিপার্টমেন্ট থেকে আসবে। পারচেজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসবে, करेक्ट। बट परचेज डिपार्टमेंट থেকে डायरेक्ट आसे ना, देखो परचेज डिपार्टमेंट से डायरेक्ट नहीं आता एक्चुअली। स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि मेरा मटेरियल खत्म हो रहा है, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट के पास एक स्टोरेज का जो पैटर्न होता है, जैसे कि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये सारा लेवल मेंटेन किया जाता है यहाँ पर। और जब मिनिमम लेवल से नीचे जाने लगता है, या फिर जब रीऑर्डर लेवल आता है, यही होना चाहिए ना पॉइंट हमारा, रीऑर्डर लेवल। जब रीऑर्डर लेवल आएगा तभी स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, फिर से ऑर्डर करेगा। तो वो खुद मार्केट नहीं जाता है खरीदने के लिए, वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलता है और परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को बोलेगा। ठीक है, एक एक सीक्वेंस दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे कि रोशनी ने कहा कि स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बोलने का पैटर्न क्या है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके बोल दिए। ठीक है, मतलब हर चीज का एक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ऐसे ही जस्ट जाके बोल नहीं सकते कि परचेज डिपार्टमेंट है, खुद ही का ऑर्गेनाइजेशन है, जाके बोल
बोल दो अपना ही कंपनी है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज रिटन डॉक्यूमेंट होगा तभी हमारे पास प्रूफ रहेगा कि कितना मटेरियल खरीदा गया था, कितना यूज हुआ है। तो हर चीज एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को जो डॉक्यूमेंट सेंड करेगा उसका नाम है परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन, रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट भेजना, परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मेरे पास मटेरियल कम होते जा रहा है, आप खरीद लो, ठीक है। अच्छा, अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये पॉइंट 1 हो गया। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट देखो, ये परचेस करने के लिए सप्लायर को बोलेगा कि कोटेशन भेजो, सप्लायर के साथ कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करने के बाद सप्लायर को बोलेगा कोटेशन भेजो, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जाके एक आधा किलो खरीद के लेके आ गए, बहुत क्वांटिटी में जब हम लोग खरीदेंगे तो उसका कोटेशन भी होना चाहिए। 4-5 सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, वो कोटेशन भेजेगा, फिर जिसका कोटेशन हमें सबसे सही लगेगा, जो सब हम लोग ईओक्यू में देख चुके हैं, ठीक है, ये सब हम लोगों ने पहले थोड़ा बहुत देखा हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ पॉइंट का थ्योरी जो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वाला चीज हम बता रहे। तो सप्लायर को बोलेगा कोटेशन भेजो, तो सप्लायर क्या करेगा, कोटेशन सेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे कोटेशन। पॉइंट 2 सेकेंड पार्ट होगा कोटेशन, कोटेशन, ठीक है। इसको रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी बोला जाता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इसको शॉर्ट में RFQ बोला जाता है, ठीक है, कि कोटेशन भेज दो, कितना मुझे ये सब मटेरियल चाहिए, पहले डिटेल्स बता देगा, आप कोटेशन भेज दो, हम देख लेंगे, ठीक है। अब कोटेशन भेजने के बाद सपोज मान लो बहुत सारा मार्केट में सप्लायर है, फॉर एग्जांपल ABCDE बहुत तरह के सप्लायर है। अब सबने कोटेशन में क्या भेजा होगा, हम नॉर्मल थोड़ा सा तुम लोग को याद दिलाते, जैसे प्राइस भेजा जाता है, कोटेशन किस चीज का बनेगा, प्राइस पर यूनिट के हिसाब से, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी कैसा है मटेरियल का ये चेक किया जाएगा, कितने दिन में आप पहुंचेगा, दैट इज लीड टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने दिन में आके पहुंच सकता है, और क्या हो जाएगा, डिस्काउंट वगैरह कितना मिल रहा है, अगर हम लोग कितने क्वांटिटी, मतलब वो प्राइस में ही आ गया, डिस्काउंट वाला कंसेप्ट बेसिकली प्राइस में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग चेक कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग अपना ऑर्डर किस सप्लायर को करना है, दैट इज ABCD, ये सब ऑप्शन है हमारे पास, इतने सारे सप्लायर का। तो कोटेशन में हम लोग देखेंगे प्राइस, प्राइस का जो कंसेप्ट है सही है कि नहीं, मार्केट प्राइस जो सप्लायर बता रहे हैं सही है कि नहीं, वो परचेज डिपार्टमेंट चेक करेगा, ये उसका काम है। क्वालिटी कौन चेक करेगा, जो प्रोडक्शन करने वाला है, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्वालिटी को चेक करेंगे। लीड टाइम, कितने टाइम में आप पहुंचेगा, वो स्टोर डिपार्टमेंट चेक करेगा। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताया कि कैसे हम लोग कोटेशन, अपना जो कोटेशन है सप्लायर को कैसे चूज करेंगे, वो क्राइटेरिया मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, जैसे कोटेशन अच्छा लगेगा, जिसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को सी से परचेज करना है, तो हम लोग सी को क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे, परचेज ऑर्डर, ये 3rd नंबर पॉइंट हो गया, परचेज ऑर्डर। परचेस ऑर्डर प्लेस कर दिया गया, और जैसे ही परचेस ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा, सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर अब अपना टाइम, लीड टाइम के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो भेज देगा। किसे भेजेगा, वो परचेस डिपार्टमेंट को नहीं भेजेगा, नॉर्मली कॉन्टेक्ट परचेस डिपार्टमेंट ने किया है सप्लायर के साथ, लेकिन सप्लायर और परचेस डिपार्टमेंट को नहीं भेजता है। एक्चुअली परचेस डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन रहता है कि हमारे स्टोर में वो जो स्टॉक है उसे स्टोर तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो स्टोर डिपार्टमेंट वो रिसीव कर लेगा, ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट वो रिसीव करेगा, यानी यहां से लिंक यहां तक हो गया, ये ऐसे लिंक जनरेट हो गया। स्टोर सप्लायर अब स्टोर डिपार्टमेंट में गुड्स भेज दिया, तो 4 नंबर पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। ये देखो 4th नंबर पॉइंट में हम लिख रहे हैं डिस्पैच ऑफ मटेरियल, डिस्पैच ऑफ मटेरियल आफ्टर लीड टाइम, आफ्टर लीड टाइम, एक्चुअली विद इन लीड टाइम लिख दो, ठीक है। लीड टाइम के अंदर, जैसे 4 से 6 हफ्ता, तो विद इन हो गया ना, विद इन लीड टाइम, लीड टाइम के अंदर वो लोग भेज देगा, ठीक है। और जैसे ही भेजेगा, जैसे ही भेजेगा, ये लोग जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा,
वो एक नोट जनरेट करेगा। मैंने कहा ना हर एक चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर परचेस रिक्वेस्ट भेजा जाता है तो इसे परचेस रिक्वेजिशन बोला जाता है, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। कोटेशन भी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। परचेस ऑर्डर भी एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा। परचेस ऑर्डर मतलब ये नहीं है कि फोन करके बता दिए मुझे इतना इतना चाहिए, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। और जैसे ही गुड्स रिसीव हुआ, डिस्पैच हुआ तो रिसीव होगा, जैसे ही रिसीव हुआ वैसे स्टोर डिपार्टमेंट एक नोट जनरेट करेगा जिसको बोला जाता है GRN, यानी गुड्स रिसिप्ट नोट। ये कौन जनरेट करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, गुड्स रिसिप्ट नोट, ठीक है। कि मतलब रिटन डॉक्यूमेंट रहेगा जहां पर लिखा रहेगा कि हाँ हम लोग को गुड्स मिल चुका है, ठीक है। और उसके साथ साथ स्टोर डिपार्टमेंट और एक काम भी करेगा, दैट इज क्वालिटी चेकिंग। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि क्वालिटी के लिए जो हम लोग कोटेशन में चेक करेंगे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर डिपार्टमेंट का रहता है, ठीक है। सॉरी, उसका जो है वो मैंने बताया था, शायद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बता दिया था। ये लोग एक्चुअली करता है, स्टोर डिपार्टमेंट ही करता है क्वालिटी चेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5th पॉइंट पे स्टोर डिपार्टमेंट का हो जाएगा क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वालिटी इंस्पेक्शन ये स्टोर डिपार्टमेंट का ही काम है, ठीक है, क्वालिटी इंस्पेक्शन करने का। अच्छा, अब जैसे ही स्टॉक आके पहुंच गया, अब जिसे जरूरत है उन लोगों को सेंड कर देगा स्टोर डिपार्टमेंट। अब जरूरत किन लोगों को है? जो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्शन कौन करने वाला है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प कौन करेगा? सर्विस डिपार्टमेंट। तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट भी कुछ स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल अगर मांगेगा तो स्टोर डिपार्टमेंट को उसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इशू करना पड़ेगा मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो इशू ऑफ मेटेरियल इशू कर देगा जब ये लोग मेटेरियल के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। और ये लोग मेटेरियल जब इशू होगा, ठीक है, मेटेरियल इशू हो गया और स्टोर डिपार्टमेंट मेटेरियल भेजेगा। लेकिन पहले देखो, ये लास्ट में लिखना चाहिए था मुझे पॉइंट। इसके पहले क्या होगा? सब गुड्स तो रिसीव हो गया, अब प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा स्टोर डिपार्टमेंट को कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। तो बोलो, इसको इस तरह से हम जोड़ देते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये लोग क्या करेगा? मेटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजेगा। ये लोग भेजेगा मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, MRN। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, मेटेरियल रिक्विजिशन नोट। मेटेरियल रिक्विजिशन नोट ये सेंड करेगा और जैसे रिक्वेस्ट पहुंचेगा स्टोर डिपार्टमेंट तक, स्टोर डिपार्टमेंट तब इशू कर देगा मेटेरियल, इशू ऑफ मेटेरियल, ठीक है। तो ये मेटेरियल मूवमेंट अगर हम लोग समझ जाएंगे तो सारा का सारा टर्म यहाँ यहीं पर हमारा क्लियर हो जाएगा कि परचेज रिक्विजिशन नोट क्या होता है, कौन प्रिपेयर करता है, किस लिए प्रिपेयर करता है। इसी तरह का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। तो एक बार हम पूरा चीज बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितना सारा डिपार्टमेंट होगा इन्वॉल्व वो देख लो। स्टोर, परचेज, सप्लायर, प्रोडक्शन, सर्विस। प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और इसे हेल्प करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट रहता है, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, परचेज डिपार्टमेंट का काम है मार्केट से सही तरह का सही प्राइस में, सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी में रॉ मटेरियल को खरीदना, ठीक है। और सही सप्लायर से, बेसिकली सही सप्लायर से खरीदना। और सप्लायर क्या करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट को वो भेजेगा। अब यहाँ पर क्या क्या नोट्स रेडी होता है देखो। स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को जब परचेज के लिए कहता है तो कौन सा नोट जनरेट करता है? परचेज रिक्विजिशन नोट, ठीक है, परचेज रिक्विजिशन नोट। अच्छा, अब परचेज डिपार्टमेंट जब सप्लायर को इन्फॉर्म करता है कि मुझे इस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए तो वो कोटेशन के लिए बोला जाता है, कोटेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। और सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर जब सप्लायर सिलेक्ट हो जाएगा देन परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर कर देगा, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग टू दैट परचेज ऑर्डर सप्लायर डायरेक्टली स्टोर डिपार्टमेंट को गुड्स जो है वो भेज देगा और स्टोर डिपार्टमेंट सप्लायर को एक गुड्स रिसिप्ट नोट सेंड करेगा रिटन डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ठीक है। और क्वालिटी इंस्पेक्शन कर लेगा कि जो हम लोगों ने मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट भेजा था क्या हमारे पास वो सही चीज आया कि नहीं। अब इसके पास क्या हो गया? इसका रिसिप्ट हो गया,
ठीक है, अब ये स्टोर करेगा। अब जब प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा, मेटेरियल रिक्विजिशन नोट कि हमें क्या चाहिए, हमें मेटेरियल चाहिए, भेजो, हमें प्रोडक्शन करना है, तो फिर स्टोर डिपार्टमेंट उन लोगों को मेटेरियल भेज देगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमें बाकी का सारा जो पॉइंट है वो डिस्कस करना है, तो ये मूवमेंट हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, नोट्स में देख लेते हैं कहाँ पर ये सारा पॉइंट है। अच्छा, ये देखो परचेज रिक्विजिशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पूरा इतना, मैंने ये नोट की तरह लिखा है। ठीक है, ये तुम लोग जस्ट रीड कर सकते हो क्योंकि है तो एमसीक्यू, तो जस्ट याद होना चाहिए, तो इसीलिए नोट के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है परचेज रिक्विजिशन। अभी हम लोगों ने देखा था, बताओ परचेज रिक्विजिशन कौन किसे सेंड करता है? परचेज रिक्विजिशन कौन किसे सेंड करेगा? अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, बताओ, यहाँ से देख के। हाँ, स्टोर परचेज डिपार्टमेंट के हुए। अच्छा देखो, परचेज रिक्विजिशन इज अ रिक्वेस्ट मेड टू द परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोक्योर मटेरियल ऑफ गिवन डिस्क्रिप्शन एंड ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो परचेज रिक्विजिशन एक रिक्वेस्ट है जो कि परचेज डिपार्टमेंट को किया जाता है ताकि परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल खरीद ले। कौन सा मटेरियल? जो जिस मटेरियल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि यही वाला मटेरियल चाहिए, इतने क्वांटिटी का चाहिए, ऐसे क्वालिटी का चाहिए और इतने टाइम पीरियड के अंदर चाहिए, ये सारा चीज वहां पर लिखा हुआ रहता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर मेन मेन पॉइंट देखना है कि मैंने वहां पर तो जस्ट एक डायग्राम के थ्रू बताया है ताकि तुम लोग को याद रहे कौन किसे भेज रहा है, वो समझ में आ जाए। लेकिन इसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या कंटेंट है, वो हमें समझना चाहिए कि क्या कंटेंट हो सकता है, कि कौन सा वाला मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सा खत्म हुआ है, कौन सा मैंने रीऑर्डर किया है। सपोज जो स्टोरेज में है टाइप एक्स वाई जेड, बहुत सारा मटेरियल टाइप है, लेकिन कौन सा मटेरियल चाहिए वो एक मेन बात है, कितना क्वांटिटी में चाहिए, कैसे क्वालिटी में चाहिए। इट इज ए फॉर्मेट रिक्वेस्ट एंड इट ऑथराइजेस द परचेज डिपार्टमेंट टू इशू ए परचेज ऑर्डर टू सिक्योर मटेरियल इंटेंडेड फॉर पीरियोडिक रिक्वायरमेंट of a given material or materials to provide guidance to the purchase department to estimate the future requirement in order to secure maximum purchase benefit in the form of higher discount and better credit term। इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब ये है, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट जो होगा उसे फॉर्म मतलब डॉक्यूमेंटेशन करके भेजना है। इट ऑथराइजेस, ताकि ये मतलब एक ऑथोरिटी बन जाए, कि ये ऑथोरिटी बन जाएगा किसके लिए? परचेज डिपार्टमेंट के लिए, कि परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा, टू इशू ए परचेज ऑर्डर। किसको? सप्लायर को करेगा, ताकि वो सिक्योर कर पाए मेटेरियल इंटेंडेड फॉर पीरियोडिक रिक्वायरमेंट, ताकि पीरियोडिक जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन का वो बंद ना हो। वो सप्लायर को क्या करे? सप्लाई करने के लिए बोले कि कोटेशन भेजो और हम आपको परचेज ऑर्डर भेजेंगे। ठीक है, ऑफ ए गिवन मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल जिसके बारे में रिक्वेस्ट आया हुआ है, या फिर मटेरियल्स टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द परचेज डिपार्टमेंट टू एस्टिमेट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू सिक्योर मैक्सिमम परचेज बेनिफिट इन द, मतलब ऐसे करके खरीदना है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग ले पाए, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है, जो हम लोगों ने ईओक्यू में देखा था। ठीक है, कि हमें ऐसा देखना है कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो ये सब चीज परचेज डिपार्टमेंट को ध्यान में रखना है। द एक्सटेंट एंड रेंज ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड ए बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ परचेज बजट, और इससे हम लोग परचेज बजट भी बना सकते हैं। तो परचेज बजट कौन बनाएगा? परचेज डिपार्टमेंट। The actual requirement of a given period can be summarized from the purchase requisitions and compared with the purchase budget in order to determine the variances। अब क्या होगा? एक्चुअली कितना रिक्वायरमेंट था उस टाइम पीरियड में और एक्चुअली कितना यूज हुआ है। ठीक है, मतलब बजटेड यानी एस्टिमेटेड और एक्चुअली जो यूज हुआ है उसके अंदर जो डिफरेंस है, उससे हम लोग चाहे तो मेटेरियल रिक्वायरमेंट का जो वेरिएंसेस आया है वो भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं।
This form is prepared by storekeeper for regular items and by the departmental head for special material not stocked as regular item. ठीक है, तो इतना कुछ हमें जरूरत नहीं है. बेसिकली यहाँ पर जो मेन चीज है कि कौन किसे भेजता है ये याद रखना काफी होता है, और क्या क्या इसमें कंटेंट कर रहा है. बाकी इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना याद हम लोग रख भी नहीं सकते. और यहाँ पर मेन देखो परचेज रिक्वेजिशन, यहाँ पर मेन क्या चीज पढ़ना है, ये चीज प्रिपेयर. इसमें 3 कॉपी प्रिपेयर होता है. ये आ सकता है एमसीक्यू में कि 3 कॉपीज का प्रिपेयर होता है. ओरिजिनल विल बी सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट, वो तो स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा ओरिजिनल. डुप्लीकेट कॉपी विल बी रिटेन्ड बाय द रिक्वेस्टिंग क्या है, इनिशिएटिंग. ठीक है, तो डिपार्टमेंट एंड द triplicate will be sent to the approver for approving the purchase requisition. मतलब हम बता दे रहे 3 कॉपी रहेगा. एक तो स्टोर डिपार्टमेंट भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट के पास, यानी ओरिजिनल कॉपी परचेज डिपार्टमेंट के पास रहेगा. ठीक है, और उसके बाद एक जो है वो सप्लायर को भेजा जाएगा कि ये सारा मटेरियल मुझे भेज दो. ठीक है, एक सप्लायर को भेजा जाएगा. तो द परचेज रिक्वेजिशन इज प्रिपेयर्ड 3 कॉपी. ओरिजिनल विल बी सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट. डुप्लीकेट कॉपी विल बी रिटेन्ड बाय द रिक्वेस्ट. अच्छा, मतलब रिक्वेस्ट जिसने इनिशिएट किया है यानी स्टोर. ठीक है, तो एक कॉपी जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल कॉपी रहेगा परचेज डिपार्टमेंट के पास. ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट के पास एक डुप्लीकेट कॉपी रहेगा और एक डुप्लीकेट कॉपी रहेगा सप्लायर के पास. बस यही चीज बताया जा रहा है. ठीक है, 3 कॉपी रहेगा. ठीक है, ओरिजिनल वाला परचेज डिपार्टमेंट के पास रहेगा क्योंकि यही लॉजिकल है. ठीक है, उसी के पास रहेगा ना ओरिजिनल वाला, और स्टोर डिपार्टमेंट उसका एक जेरोक्स करके अपने पास रख देगा कि मैंने परचेज डिपार्टमेंट को ये सारा चीज भेजा है. और एक कॉपी जो है वो रहेगा सप्लायर के पास, जो कि वो भी जेरोक्स यानी डुप्लीकेट होगा. तो ये 3 चीज हमें याद रखना है. अच्छा, उसके बाद परचेज रिक्विजिशन हो गया. और क्या हम लोग देख सकते हैं, परचेज ऑर्डर. अच्छा, देख लेते हैं यहाँ पर और क्या है. ये देखो यहाँ पर ये कोटेशन के बारे में बताया है. ठीक है, इनवाइटिंग कोटेशन मतलब जो सप्लायर के साथ डीलिंग्स होता है वो कैसे होता है. आफ्टर रिसिप्ट ऑफ ड्यूली ऑथराइज्ड परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट्स रोल स्टोर डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पर शायद कुछ कट हो गया मेरा. अच्छा, तो यहाँ पर देखो रोल ऑफ परचेज डिपार्टमेंट कम्स इनटू प्ले. ठीक है, अब परचेज डिपार्टमेंट को पास जैसे रिक्वेस्ट पहुंच गया, परचेज डिपार्टमेंट अपना काम करना स्टार्ट कर देगा. इफ ए कंसर्न कैन अफोर्ड और द साइज ऑफ द कंसर्न इज बिग एनफ, देयर शुड बी ए सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट फॉर ऑल परचेज टू बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट. ठीक है, ये सब हमें पता करने का जरूरत नहीं. बोला जा रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग से परचेज डिपार्टमेंट रखा जाता है. ठीक है, ये सब हमें पता है. छोटा ऑर्गेनाइजेशन इतना कुछ मेंटेन नहीं कर सकता है, कॉस्टली हो जाएगा उनके लिए. सच ए डिपार्टमेंट इज बाउंड टू बिकम एक्सपर्ट इन द वेरियस मैटर्स टू बी अटेंड टू, फॉर एग्जांपल्स यूनिट ऑफ मटेरियल टू बी परचेज्ड. अच्छा, बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो कोटेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. मैंने जिस्ट में सारा चीज तुम लोग को बता ही दिया है. देखो ये देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट इन ए बिजनेस हाउस इज कन्फ्रंट विद द फॉलोइंग इश्यूज. क्या क्या उसे देखना चाहिए. व्हाट टू परचेज, क्या परचेज करना है. व्हेन टू परचेज, कब करना है. हाउ मच टू परचेज, कितना करना है. फ्रॉम वेयर टू परचेज, कौन से सप्लायर से करना है, और या फिर कौन से मार्केट से करना है. एट व्हाट प्राइस टू परचेज, कौन से प्राइस में करना है. ये कुछ पॉइंट हमें मेनली याद रखना है. बाकी ऊपर का बेकार है, उसके साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये सब हमें ऐसे ही पता भी है. ठीक है, तो यहाँ पर कोटेशन में क्या क्या देखा जाता है. ठीक है, कोटेशन रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, या फिर मैंने जो बोला रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, एक ही बात है. रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या फिर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जब किया जाता है तो क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. अब कौन रखेगा ये सारा चीज ध्यान में, कौन रखेगा. ऑब्वियसली परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि उसके पास, उसको इसीलिए रखा गया है, वो एक्सपर्ट होता है इस बारे में, ताकि वो ये सारा चीज को ध्यान में रख के रॉ मटेरियल खरीदे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, तो ये एक पॉइंट गया. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था. परचेस ऑर्डर हो गया, कोटेशन रिक्वेस्ट ये भी मैंने बता दिया. अच्छा, उसके बाद गुड्स रिसिप्ट नोट. अच्छा, देखते हैं क्या है.
अच्छा, ये देखो कोटेशन जैसे ही पसंद आ जाएगा फिर परचेज ऑर्डर दिया जाएगा, जैसे ही कोटेशन पसंद आ जाएगा परचेज ऑर्डर दिया जाएगा। ये देखो, हैविंग डिसाइडेड ऑन द बेस्ट कोटेशन, जो कोटेशन बेस्ट लगेगा किसे, परचेज डिपार्टमेंट को, दैट शुड बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब परचेज ऑर्डर भी उसी बेसिस पे होगा। द परचेज मैनेजर और कंसर्न ऑफिसर प्रोसीड्स टू इशू द फॉर्मल परचेज ऑर्डर, और जैसे ही उन लोग को कोटेशन जो बेस्ट कोटेशन लगेगा उस सप्लायर को वो लोग अपना परचेज ऑर्डर दे देंगे। इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट टू द सप्लायर टू सप्लाई स्पेसिफाइड मटेरियल एट स्पेसिफाइड रेट एंड विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। ये सारा चीज मैंने तुम लोग को बताया। जनरली कॉपीज ऑफ परचेज ऑर्डर आर गिवन टू ए स्टोर और ऑर्डर इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, तो कॉपीज ऑफ परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर जो जब भी परचेज डिपार्टमेंट प्लेस करता है ना, तो वो परचेज ऑर्डर क्योंकि वो भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, अब वो क्या करेगा, प्रूफ के लिए वो सारा का डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, बनाने के बाद किसको किसको देगा, स्टोर डिपार्टमेंट को दे देगा। ठीक है, स्टोर और ऑर्डर इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट जो ऑर्डर दे रहा है, या फिर कोई और डिपार्टमेंट अगर ऑर्डर दे रहा है, कोई और डिपार्टमेंट कब ऑर्डर देता है, देखो नॉर्मली स्टोर डिपार्टमेंट ही ऑर्डर देता है, लेकिन मान लो ऐसा कोई रॉ मटेरियल है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से मांग रहा है, लेकिन इसके पहले कभी ऐसा नहीं मांगा है, मतलब इन लोग के पास सपोज एक्स वाई जेड ये तीनों टाइप का मटेरियल रहता है, अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अचानक से मांग रहा है ए टाइप ऑफ मटेरियल, तो स्टोर डिपार्टमेंट बोलेगा तुमने तो पहले कभी मुझे ऐसा मटेरियल का बात कहा ही नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं भी है। ठीक है, तो अगर तुम नया कुछ मटेरियल ढूंढ रहे हो तो फिर मुझे बोल के कोई फायदा नहीं है, तुम डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट को बोलो। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल के लिए ऑर्डर भेजा जाता है, अगर स्टोर डिपार्टमेंट के पास वो नहीं है, पहले कभी भी उसने ऐसा चीज स्टोर करके नहीं रखा है, तो डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि परचेज डिपार्टमेंट से वो मटेरियल जाके बोलो परचेज करने के लिए, मुझे बोल के कोई फायदा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लैंग्वेज यूज किया है, देखो टू स्टोर और ऑर्डर इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, या तो स्टोर ने परचेज को रिक्वेस्ट किया है परचेज डिपार्टमेंट को, या फिर अगर कोई स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल था तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली परचेज डिपार्टमेंट को बोला है कि ये मटेरियल मुझे चाहिए। अच्छा, रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और किसे किसे दिया जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। तो परचेज ऑर्डर जब बनाया जाएगा, एक तो परचेज डिपार्टमेंट के पास रहेगा, एक हम लोग सप्लायर को दे देंगे, एक कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, एक स्टोर डिपार्टमेंट में जाएगा। एक कॉपी ऑफ द परचेज ऑर्डर विथ रेलिवेंट परचेज रिक्विजिशन इज हेल्ड इन द फाइल ऑफ डिपार्टमेंट टू फैसिलिटेट द फॉलो अप ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, ताकि हम लोग डिलीवरी को फॉलो अप कर पाए कि कितने दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर लीड टाइम वगैरह सारा चीज ही रहेगा। ठीक है, ऑल्सो फॉर अप्रूवल ऑफ द इनवॉइस फॉर पेमेंट। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि कब हमें पेमेंट वगैरह करना है, तो उस हिसाब से हम लोग जो इनवॉइस है वो रिसीव करेंगे। ठीक है, सप्लायर से। तो ये चीज बोल रहा है, तो मेन मेन पॉइंट बस हमें यहाँ पर सोचते रहना है। अच्छा, उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, सप्लायर को कोटेशन भेज दिया, परचेज ऑर्डर आ गया। अच्छा, अब गुड्स रिसिप्ट नोट आना चाहिए, देखते हैं कहां पर है गुड्स रिसिप्ट नोट। ये देखो गुड्स रिसिप्ट नोट। अब देखो गुड्स रिसिप्ट नोट कौन किसे भेजेगा, स्टोर डिपार्टमेंट जब सप्लायर से गुड्स मटेरियल कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, जब रिसिप्ट कर रहा है, तब वो बोलेगा कि हाँ मैंने आपसे मटेरियल रिसिप्ट कर लिया, प्रूफ है। ठीक है, तो ये लिख के दे देगा गुड्स रिसिप्ट नोट। तो देखो, if everything is in order and the supply is considered suitable for acceptance, मतलब जो रॉ मटेरियल आया है अगर वो एक्सेप्टेड है, मतलब ऐसा तो नहीं किसी और का चीज हमें दे दे रहा है गलती से, या फिर क्वालिटी जो है वो सही नहीं, मतलब सही चीज अगर मेरे पास डिलीवरी हुआ है, किसके पास, स्टोर डिपार्टमेंट के पास, द रिसीविंग डिपार्टमेंट यहाँ यानी स्टोर डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा एक रिसीविंग रिपोर्ट कि हाँ मुझे स्टॉक मिल चुका है, रॉ मटेरियल मिल चुका है, या फिर इसे हम लोग बोलेंगे मेटेरियल इनवर्ड नोट। मेटेरियल इनवर्ड मतलब मेटेरियल आ रहा है, और गुड्स रिसीव नोट एक ही बात है, ये सब पॉइंट तुम लोग को याद रखना है। तो रिसीविंग रिपोर्ट, मेटेरियल इनवर्ड नोट, या फिर गुड्स रिसीव नोट, जनरली इट इज प्रिपेयर्ड इन, ये क्या है क्वाड, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट, या फिर ये आर का क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता है,
ना दीदी। क्वाड्रुप्लिकेट इसका मतलब क्या होता है देखते हैं, एक मिनट। क्वाड्रुप्लिकेट क्वाड्रेटिक मतलब तो 2 होता है। अच्छा, इसका मतलब 4 कॉपीज होता है, बोल रहा है इट इज प्रिपेयर्ड इन क्वाड्रुप्लिकेट द कॉपीज बीइंग, अच्छा 4 कॉपी जब होता है 4 कॉपीज इसका मतलब होता है। अच्छा, द कॉपीज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर और ऑर्डर इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, 4 कॉपी हो गया। अब ये जो GRN है मतलब गुड्स रिसिप्ट नोट है, ये कहाँ कहाँ सेंड किया जाएगा, किस किस के पास इसका कॉपी रहना चाहिए, देखो परचेज डिपार्टमेंट के पास रहेगा, ठीक है, ताकि परचेज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दिया था ना कि मुझे ये चीज चाहिए सप्लायर को, अब सप्लायर भेज दिया है तो फिर उसके पास भी वो नोट चले जाना चाहिए, स्टोर डिपार्टमेंट उसे लिख देगा हाँ आपने मेरे लिए परचेज करके दिया ना, मुझे मिल गया, ठीक है। अच्छा, और स्टोर डिपार्टमेंट के पास तो रहेगा ही, वो तो खुद ही जनरेट कर रहा है, वो तो अपने पास एक रखने ही वाला है, ठीक है। स्टोर और ऑर्डर इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, अच्छा रिसीविंग डिपार्टमेंट जो रिसीव कर रहा है मतलब जो स्टोर डिपार्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मतलब जहां पर कॉस्ट का हिसाब रखा जा रहा है कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कितने रुपीस का मेटेरियल आया है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी इसका एक नोट्स रखेगा, गुड्स रिसिप्ट नोट, तो गुड्स रिसिप्ट नोट का 4 कॉपी होगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट तुम लोग को याद रखना है, गुड्स रिसिप्ट नोट का 4 कॉपी होगा। एक रहेगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मतलब जो मॉनिटरी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ताकि उन लोग को ये पता चले कि कितने रुपए का मेटेरियल आएगा। एक रहेगा रिसीविंग डिपार्टमेंट यानी स्टोर डिपार्टमेंट, वही तो रिसीव कर रहा है। और एक रहेगा स्टोर और ऑर्डर इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, मतलब अगर स्टोर के अलावा कोई और डिपार्टमेंट ऑर्डर कर रहा है, जैसे मैंने कहा ना अगर कोई स्पेसिफिक मटेरियल है तो स्टोर डिपार्टमेंट ऑर्डर ना करके कौन कर सकता है, डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आ गया। मतलब तुम लोग मत सोचो कि दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज नहीं है। रिसीविंग डिपार्टमेंट कौन है, स्टोर भी हो सकता है प्रोडक्शन भी हो सकता है, अगर कोई स्पेसिफिक मटेरियल है तो हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को डायरेक्टली ऑर्डर किया था, तो उस केस में रिसीविंग डिपार्टमेंट कौन हो जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाएगा, तो वो एक पॉइंट आ सकता है। तो बेसिकली 4 कॉपी बनेगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट और परचेज डिपार्टमेंट के पास एक जाना चाहिए ताकि परचेज डिपार्टमेंट को ये पता चल जाए कि हाँ जिस लीड टाइम के अंदर सप्लायर ने बताया था उसी लीड टाइम के अंदर उसने प्रोडक्ट जो मतलब रॉ मटेरियल जो है वो सेंड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा GRN, ठीक है, गुड्स रिसीव नोट। अच्छा, अब मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेटेरियल के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है, वो पॉइंट कहाँ है, मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट, ये देखो मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट क्या लिखा हुआ है, देखो इट इज ऑल्सो नोन एज मेटेरियल रिक्वेजिशन स्लिप, ठीक है, इसे मेटेरियल रिक्वेजिशन स्लिप भी कहा जाता है। इट इज ए वाउचर ऑफ ऑथोरिटी यूज टू गेट मेटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर, अगर ये नोट या फिर ये स्लिप अगर रिटर्न लिख के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर सर्विस डिपार्टमेंट भेजेगा स्टोर को, तभी स्टोर रॉ मटेरियल उस रिगार्डिंग रॉ मटेरियल भेज देगा। जनरली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मटेरियल आर विथड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड इसमें सर्विस भी तुम लोग जोड़ सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नॉर्मली ये रिक्वेस्ट भेजता है, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट कौन बनाएगा, इसका मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा, किसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, स्टोर डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मेटेरियल रिक्वेजिशन लिस्ट, जो उसे मेटेरियल चाहिए उसका एक लिस्ट बना देगा, और बिल ऑफ मेटेरियल्स। अच्छा, बिल ऑफ मेटेरियल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिल ऑफ मेटेरियल्स का मतलब ये नहीं है कि कितना मेटेरियल खरीदा उसका बिल, अभी अभी हम पढ़ाएंगे कि बिल ऑफ मेटेरियल क्या होता है, ठीक है। ये बिल ऑफ मेटेरियल का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि हम लोगों ने जो मेटेरियल खरीदा उसका बिल, इसका मतलब अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो MRN यानी मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट बनेगा उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा कि कौन
सा टाइप का मटेरियल कितने क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। ये लिख के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर सर्विस डिपार्टमेंट है वो स्टोर को भेज देगा। इफ नो मटेरियल लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट इज desirable that the task of the preparation of material requisition notes be left to the planning department or by the department requires the material। अगर मतलब बोल रहा है कि अगर कोई भी मटेरियल का लिस्ट नहीं प्रिपेयर किया गया है तो इट इज डिजायरेबल दैट द टास्क ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स बी लेफ्ट टू द प्लानिंग डिपार्टमेंट और द डिपार्टमेंट रिक्वायर्स द मटेरियल। तो बोला जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट को इस मटेरियल का जरूरत है उसी को खुद बनाना पड़ेगा। द नोट इज शेयर्ड विथ किस किस को दिया जाएगा, स्टोर को, स्टोर को तो देना ही है क्योंकि स्टोर के पास ही मटेरियल है, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी भेजना पड़ेगा ताकि उसको ये पता चले कि कितने कॉस्ट मतलब कितने रुपीस का मटेरियल भेजा गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। Format of material requisition note may vary on the basis of industrial peculiarities, ठीक है। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए मेटेरियल रिक्विजिशन नोट का जो फॉर्मेट होगा वो अलग अलग होगा। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम इन प्लेस, तो अलग जहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन का जैसा सिस्टम है उस हिसाब से मेटेरियल रिक्विजिशन नोट बनेगा। मतलब फॉर्मेट हमेशा इसका कोई फिक्स्ड नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज होते जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर। तो मेटेरियल मूवमेंट का जो भी पॉइंट था वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। अब मेन एक पॉइंट रहता है दैट इज बिल ऑफ मटेरियल। अब ये बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये एकदम स्टार्टिंग में है बिल ऑफ मटेरियल। ये रहा बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल मतलब क्या है, मैंने जैसे कहा बिल्कुल ऐसा बात नहीं है कि मटेरियल जो परचेस किया उसका जो बिल है उसे हम लोग बिल ऑफ मटेरियल बोलेंगे, नहीं। ये एक शेड्यूल है, ठीक है। किस चीज का शेड्यूल है, ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्डर प्रिपेयर्ड बाय द ड्राइंग ऑफिस एंड इशूड बाय इट टुगेदर विद नेसेसरी ब्लूप्रिंट्स ऑफ ड्राइंग्स। अच्छा, इसका मतलब सुनो, जब हम लोग कोई भी मान लो नया कोई डिश बना रहे, ठीक है, जिसके बारे में हमारा नॉलेज नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को नॉलेज है वो अलग बात है। मान लो ऐसा कुछ हम लोग खाना बनाना चाहते हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेसिपी पता करना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज, हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का जरूरत है ताकि हम लोग ये वाला चीज प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। तो कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितने क्वांटिटी में चाहिए, कैसा कैसा देना है, किसके बाद कौन सा चीज देना है, कैसे मिक्सड अप करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कितने टाइम उसे हमें मतलब कुक करना है, तो ये सब हमें पता होगा। देन हम लोग रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स में जा सकेंगे। मतलब हमारा जो मतलब जो हम लोग डिश बनाना चाहते हैं वो हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी को क्या करना है, हमें गैदर करना है किसी से, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब में देखो या फिर घर पे किसी से पूछो, दोस्तों से पूछ लो, जिसको आता है हम लोग उससे पूछेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जब अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो हर एक कंपनी अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट रखती है, ठीक है। रिसर्च डिपार्टमेंट जिन लोग का काम होता है रिसर्च करना कि कोई भी एक फिनिश गुड्स जो हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं वो एकदम परफेक्ट कैसे बनेगा, ठीक है। फिनिश गुड्स हमारा एकदम परफेक्ट कैसे बनेगा। परफेक्ट कोई भी चीज तभी बनता है अगर हम लोग एकदम सही क्वांटिटी में, जैसे अगर कोई डिश बनाओगे वो तभी बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग उसे एकदम एग्जैक्ट जैसे होना चाहिए वैसे बना पाएंगे, तभी वो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसी तरह से फिनिश गुड्स जब रॉ मटेरियल से बनेगा तो हमें कौन सा रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में देना है, क्या 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल देना है, 3 टाइप्स देना है, क्या रेशियो होना चाहिए, कितने कितने क्वांटिटी में देना चाहिए। तो ये सारा चीज रिसर्च करके अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें तो हमारा फिनिश गुड्स एक्यूरेट प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो ये रिसर्च डिपार्टमेंट जो है, ये रिसर्च डिपार्टमेंट को ही बोला जाता है, जहां पर रिसर्च होता है उसे बोला जाता है ड्राइंग ऑफिस। क्या बोला जाता है, ड्राइंग ऑफिस। जहां पर ये रिसर्च किया जाता है उसे बोला जाता है ड्राइंग ऑफिस, ठीक है। तो ड्राइंग ऑफिस में रिसर्च होता है। रिसर्च में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग अपना फिनिश गुड्स को कितना अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर अब हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जहां पर ये लिखेंगे कि ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें फॉर एग्जाम्पल XYZ 3 टाइप्स ऑफ हम लोग मटेरियल ले रहे हैं और ये रेशियो 1:2:3 है फॉर एग्जांपल। तो ये सब चीज यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा कि हम लोग जो फिनिश गुड्स बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जो फिनिश गुड्स बनाएंगे XYZ मटेरियल से वो A बनेगा, ठीक है।
तो ये ए मटेरियल को, ए फिनिश गुड्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए हमें एक्स वाई जेड को 1:2:3 इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से रेशियो में देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये रिसर्च करके पता चला है। कहाँ रिसर्च हो रहा है? ड्राइंग ऑफिस में। और ये सारा चीज कहाँ लिखा जा रहा है? बिल्स ऑफ मटेरियल में। यानी बिल्स ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल का बिल्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बिल्स ऑफ मटेरियल मतलब वो रेसिपी जहां पर लिखा हुआ है कि किस तरह से ये ए फिनिश गुड्स हमारा प्रिपेयर हो सकता है एकदम परफेक्ट, वही बोला है देखो। बिल्स ऑफ मटेरियल इज कंप्लीट शेड्यूल ऑफ पार्ट्स एंड मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल्स लगेगा और क्या क्या पार्ट्स चाहिए, मतलब किस तरह का मशीन चाहिए, छोटा से छोटा चीज लिखा हुआ रहता है, एकदम छोटा से छोटा चीज लिखा हुआ रहता है। जैसे कि मान लो कोई नट्स है, ठीक है, कोई बोल्ट्स है, हर एक चीज का डिटेल्स लिखा हुआ रहता है कि क्या क्या चीज हमें चाहिए, चाहे वो चीज कितनी भी मतलब कम क्वांटिटी में लगे, ज्यादा क्वांटिटी में लगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस प्रोडक्शन का पार्ट है तो जरूर उसका चीज लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि एक रेसिपी है। रेसिपी में जैसे टिप्स वगैरह हर चीज रहता है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी रहेगा। तो schedule of parts and materials required for a particular order prepared by the drawing office। required क्यों किया गया है, क्यों ऐसे बनाया गया है बिल्स ऑफ मटेरियल, क्यों ऐसा शेड्यूल बनाया गया है, और कौन बनाया है? देखो बनाया है ड्राइंग्स ऑफिस, ठीक है। फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्डर, उसे ऑर्डर दिया गया है कि इसके बारे में रिसर्च करो कि ये ए प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें किस तरह से क्या क्या चीज चाहिए। गुड इवनिंग इनकी। गुड इवनिंग मैम। सो गए थे क्या? नो मैम, वो आईटी का ट्रेनिंग है ना, ओ आईटी का वो ट्रेनिंग। लॉगिन कर रहे थे और लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वो ऑफिस में बात कर रहे थे। अच्छा, अब हुआ? नहीं, लॉगिन नहीं हुआ, बोला कल फोन करने के लिए। अच्छा, तो फिर आज नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा नहीं हुआ आज फिर? नहीं, आज मेरा नहीं हुआ। पता नहीं ये लोग का क्या सब प्रॉब्लम होते रहता है, कभी लिंक नहीं भेजता है, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा ठीक है, देखो फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, अच्छा देखो जहां तक ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ड्राइंग्स ऑफिस में ये होगा एंड इशूड बाय इट टुगेदर विद नेसेसरी ब्लूप्रिंट्स ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट भी भेजना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? एक लेआउट, ठीक है, लेआउट या फिर एक मैप बोल सकते हैं। कोई भी चीज प्रिपेयर करने के पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, तो वो ब्लूप्रिंट, ठीक है। फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स प्रिंटेड कॉपीज ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल आर केप्ट विथ ब्लैंक स्पेसेस फॉर एनी स्पेशल डिटेल्स ऑफ मॉडिफिकेशन। मतलब कोई अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो उसके लिए जो प्रिंटेड बिल्स ऑफ मटेरियल बनेगा ना, मतलब बिल्स ऑफ मटेरियल का तो हम लोग ये रेसिपी का एक प्रिंट बना लिए, लेकिन वहां पर कुछ स्पेसेस हम लोग ब्लैंक रख देंगे। क्यों? अगर मान लो उसमें कुछ और मतलब एडिशन करना है, कुछ और भी मॉडिफिकेशन करना है, ताकि हम लोग कर पाए, ठीक है। इसलिए ब्लैंक स्पेसेस हम लोग छोड़ देते फॉर एनी स्पेशल डिटेल्स ऑफ मॉडिफिकेशन टू बी फिल्ड इन फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और ऑर्डर। द शेड्यूल डिटेल्स एवरीथिंग इवन टू बोल्ट्स एंड नट्स, जैसे मैंने कहा साइजेस एंड वेट्स, मतलब छोटा से छोटा चीज का यहाँ पर डिटेल्स रहेगा। द डॉक्यूमेंट सॉल्व्स ए नंबर ऑफ यूजफुल पर्पस, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट से हमारा बहुत सारा पर्पस फुलफिल हो जाता है। बिल्स ऑफ मटेरियल, तो पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए बिल्स ऑफ मटेरियल क्या है। जैसे कि बिल्स ऑफ मटेरियल कोई भी एक प्रोडक्ट को हम लोग कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, कितना परफेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका डिटेल्स जहां पर लिखा हुआ रहता है वो होता है बिल्स ऑफ मटेरियल। और ये रिसर्च करके हमें मिलता है, और रिसर्च कहाँ किया जाता है? ड्राइंग ऑफिस में, ठीक है। रिसर्च ड्राइंग ऑफिस में किया जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या क्या होगा देखो, नीचे रहेगा, ये देखो इसका ये यूज कौन कौन करेगा। ये जो बिल्स ऑफ मटेरियल बन गया, इसका यूज कौन कौन सा डिपार्टमेंट कर सकता है? परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब कौन कैसे यूज करेगा देखो, मार्केटिंग या फिर परचेज डिपार्टमेंट ये कैसे यूज करेगा? मटेरियल्स आर
प्रोक्योर्ड यानी परचेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड इन इट, ठीक है। तो वो बिल्स ऑफ मटेरियल वहां पर तो लिखा हुआ है ना कि एक यूनिट ए बनाने के लिए इतना इतना चाहिए, जैसे रेसिपी में लिखा हुआ रहता है 4 लोगों के खाने के लिए इतने इतने क्वांटिटी में लेना है। अगर किसी को 8 लोगों को खिलाना है तो वो उसके साथ अपना एक प्रोपोर्शन कर लेगा। उसी तरह से ये जो परचेज डिपार्टमेंट है ये इसके हेल्प से अपना परचेस कितना किस तरह से करना है वो सोच लेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो रॉ मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, तो वो भी अपना कैलकुलेशन करके देखेगा कि मुझे अगर 10 यूनिट बनाना है तो कितने कितने क्वांटिटी में XYZ मुझे लेना चाहिए, अगर मेरा जो प्रोडक्शन होगा वो XYZ मटेरियल के थ्रू से होगा। प्रोडक्शन इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर वॉल्यूम ऑफ द मेटेरियल। तो प्रोडक्शन को प्लान कैसे किया जाता है? नेचर वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अकॉर्डिंगली मेटेरियल रिक्विजिशन लिस्ट आर प्रिपेयर्ड। मतलब वही, अगर मुझे 10 यूनिट बनाना है तो कितना कितना यूनिट मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, उसी हिसाब से हम स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी काम आ जाएगा बिल्स ऑफ मटेरियल। अब स्टोर डिपार्टमेंट कैसे उसे यूज करेगा? इट इज यूज्ड एज रेफरेंस डॉक्यूमेंट व्हाइल इशूइंग मटेरियल टू द रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट। मतलब रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब रिक्वेस्ट भेज रहा है मुझे इतना मटेरियल भेज दो, तो स्टोर डिपार्टमेंट भी टैली कर लेगा। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो ये चीज प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल मांग रहा है, तो फिर जो मटेरियल के लिए उसने रिक्वेस्ट भेजा है क्या सही भेजा है या फिर गलत भेजा है वो भी चेक कर सकता है, रीचेक वो भी कर सकता है कि अगर एक यूनिट बनाने के लिए इतने इतने रेशियो में मुझे मटेरियल्स चाहिए तो फिर 10 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए, तो रिक्वेस्ट जो भेजा गया है वो सही है कि गलत, तो वो क्रॉस चेक कर सकता है, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट क्रॉस चेक कर लेगा। अच्छा, लास्ट है कॉस्टर या फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इट इज यूज टू एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इट इज यूज टू एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनी परचेज इश्यूज एंड यूसेज आर कंपेयर्ड वेरीफाइड अगेंस्ट दिस डॉक्यूमेंट। तो ये किस लिए यूज होगा? कॉस्ट एंड प्रॉफिट मतलब कितने, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम ही होता है हमेशा अमाउंट देखना, ठीक है, कितना रुपीस का आउटफ्लो हुआ है। तो ये एस्टिमेट कर सकता है ये लोग कि अगर एक यूनिट बनाने के लिए बिल्स ऑफ मटेरियल में लिखा हुआ है एक यूनिट ए बनाने के लिए इतना एक्स चाहिए, 1:2:3 में XYZ हमें यूज करना है, तो फिर अगर 10 यूनिट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो कितना कॉस्ट, कितना खर्चा लगेगा X, Y और Z खरीदने का। अच्छा, अब उसे सेल करने के बाद कितना प्रॉफिट होगा वो भी वो चेक कर सकता है। एनी परचेज इश्यूज एंड यूसेज आर कंपेयर्ड वेरीफाइड अगेंस्ट दिस डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब जितना सोचा था ये तो एक बजट जैसा हो गया, ये जो रेसिपी दिया हुआ तो एक बजट जैसा हो गया ना कि इतना इतना हो सकता है, मतलब ये जो बिल्स ऑफ मटेरियल है। अब एक्चुअली में कितना खरीदा गया है, ठीक है, तो फिर उसे कंपेयर कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के थ्रू से। तो बेसिकली बिल्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा ये हमें याद रखना चाहिए और किस तरह से। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो ये हुआ बिल्स ऑफ मटेरियल। और ये देखो इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे बनता है बिल्स ऑफ मटेरियल, इस तरह से बनेगा। नंबर, यहाँ पर डेट जिस दिन बना है, ऑर्डर नंबर, अच्छा जॉब नंबर, असेंबली ड्राइंग नंबर, ठीक है, मतलब कौन से ड्राइंग ऑफिस से ये बना हुआ है, कंपोनेंट पार्ट्स, मटेरियल मतलब कौन सा कंपोनेंट चाहिए, छोटा से छोटा चीज रहता है यहाँ पर, मटेरियल फॉर यूज ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, ये परचेज डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से होता है, ये सब कुछ आता नहीं है, ये सब तो एमसीक्यू में भी नहीं आ सकता है और ऐसे भी जब एमसीक्यू नहीं था तब भी ऐसा कोई ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। बट ये एक जस्ट फॉर्मेट मैंने दिखाया यहाँ पर, तुम लोग के पास सबका अपना अपना जो मटेरियल है सबको ये वाला चीज मिल जाएगा फॉर्मेट, ठीक है, कि कैसा फॉर्मेट होता है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो डिफरेंस है किस चीज का, बिल्स ऑफ मटेरियल और मेटेरियल रिक्विजिशन नोट। देखो बिल्स ऑफ मटेरियल और मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, तो दोनों चीज का बेसिक याद करो। बिल्स ऑफ मटेरियल मतलब कोई भी एक रॉ मटेरियल से जब कोई प्रोडक्ट बनेगा उसे कितना परफेक्टली बनाने के लिए क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट है, चाहे वो चीज कितना भी छोटा हो, उसका जो डिटेल्स जहां पर लिखा हुआ रहता है उसे हम लोग बिल्स ऑफ मटेरियल बोलते हैं। और मेटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन किसे भेजता है? मेटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन किसे भेजेगा बताओ? एकदम स्टार्टिंग में ही आज हम लोगों ने देखा, बताओ मेटेरियल रिक्विजिशन, ये वाला ये स्ट्रक्चर, बताओ मेटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन किसे भेजेगा, यहां से देख के बताओ। मेटेरियल के लिए रिक्वेस्ट कौन किसे भेजेगा? प्रोडक्शन स्टोर डिपार्टमेंट।
प्रोडक्शन टू स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रहेगा तो हम लोग जो डिफरेंस है वो भी पढ़ पाएंगे। देखो, इट इज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट, वही इंजीनियरिंग और प्लानिंग, या फिर उसे हम लोग ड्राइंग्स डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, जो वहां पर ड्राइंग्स डिपार्टमेंट बोला था। ये कौन प्रिपेयर करेगा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन और अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर ऐसा कोई डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल कंज्यूम करना चाहता है, उसी को मटेरियल रिक्विजिशन नोट प्रिपेयर करके देना पड़ेगा स्टोर डिपार्टमेंट को कि मुझे ये वाला मटेरियल चाहिए। अच्छा, उसके बाद इट इज कंप्लीट शेड्यूल ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और वर्क ऑर्डर। यहाँ पर क्या रहेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर जॉब या फिर पर्टिकुलर वर्क जो चल रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल किस तरह से चाहिए, किस तरह का कंपोनेंट चाहिए, उसका कंप्लीट शेड्यूल मतलब कंप्लीट डिटेल्स जहां पर रहता है, दैट इज बिल्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल रिक्विजिशन नोट ये कैसा डॉक्यूमेंट है? इट इज अ डॉक्यूमेंट आस्किंग स्टोर कीपर को दिया जाता है टू इश्यू मटेरियल्स टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। मतलब जो डिपार्टमेंट को इस रॉ मटेरियल का जरूरत है वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजेगा किसको? स्टोर डिपार्टमेंट को। और इसका मतलब ये होता है स्टोर डिपार्टमेंट से ये पूछा जा रहा है कि आपके पास ये मटेरियल है तो मुझे भेज दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या डिफरेंस है यहाँ पर। It is often serve the purpose of material requisition as it show the complete schedule of materials required for a particular job, that is it can replace material requisition note। मतलब अगर मान लो कि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट ना भेज के इसके पास भी तो बिल्स ऑफ मटेरियल रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा बिल्स ऑफ मटेरियल कितने सारे डिपार्टमेंट के पास रहता है, परचेज डिपार्टमेंट के पास रहता है, वो भी अपने उसको यूज करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रहता है, अकाउंट्स मतलब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के पास रहता है, स्टोर डिपार्टमेंट के पास रहता है। अब मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट है ये नहीं प्रिपेयर करके डायरेक्टली बिल्स ऑफ मटेरियल भेज दिया स्टोर डिपार्टमेंट को और बोल दिया कि हम 10 यूनिट प्रोडक्शन करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टोर डिपार्टमेंट वहां पर देख के अपना एक कैलकुलेशन करके उस रिगार्डिंग रॉ मटेरियल भेज देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इसका मतलब अगर कोई मटेरियल रिक्विजिशन नोट नहीं प्रिपेयर कर पा रहा है और उसके जगह अगर बिल्स ऑफ मटेरियल भेज रहा है तो वो भी मटेरियल रिक्विजिशन नोट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो ये रिप्लेस कर सकता है, ये जो बिल्स ऑफ मटेरियल है ये रिप्लेस कर सकता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट को, बट मटेरियल रिक्विजिशन नोट वो बिल्स ऑफ मटेरियल को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मटेरियल रिक्विजिशन नोट में ये लिखा हुआ रहता है कि मुझे कौन सा मटेरियल कितना चाहिए, बट बिल्स ऑफ मटेरियल में तो पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है कि प्रोडक्शन हम लोग किस तरह से करें ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो परफेक्टली प्रिपेयर हो, ठीक है। तो ये कभी भी बिल्स ऑफ मटेरियल को जो है रिप्लेस नहीं कर सकता है। अच्छा, उसके बाद देखो इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोटेशंस। बिल्स ऑफ मटेरियल कोटेशन पर्पस पे यूज होता है। कोटेशन मतलब वही सप्लायर से जब हम लोग लेंगे तो कितना क्वांटिटी में ले, कैसा चीज ले, तो वहां पर सारा डिटेल्स रहेगा ना, कैसा कैसा चीज हमें खरीदना चाहिए, कितने क्वांटिटी में खरीदना चाहिए, तो ये कोटेशन की तरह काम कर सकता है। इट इज यूजफुल इन अराइविंग हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। और जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट है इससे हम लोग ये पता कर पाएंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ये अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का मटेरियल रिक्विजिशन नोट निकालेंगे तो वहां से ये पता चलेगा कि कितना बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल यूज हुआ है, और फिर हम लोग ये देख सकते हैं कितने रुपीस का रॉ मटेरियल यूज हुआ है, तो वहां से हम लोग एक कॉस्टिंग कर सकते हैं कि कितना रॉ मटेरियल खरीदा गया था, मतलब कितने रॉ मटेरियल को यूज किया गया था प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। It helps in keeping a quantitative control on material drawn through material requisition। quantitative control मतलब स्टोर कीपर भी देखेगा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है, क्योंकि इसके पास भी तो बिल्स ऑफ मटेरियल है कि 10 यूनिट बनाने के लिए 50 यूनिट एक्स चाहिए या फिर 60 यूनिट एक्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी कंपेयर करके देख सकता है। तो क्वांटिटी पे कंट्रोल रहेगा, ठीक है, क्वांटिटी पे एक कंट्रोल रहेगा। और इसके मटेरियल रिक्विजिशन नोट से क्या हेल्प होता है? इट शोज द मटेरियल एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम स्टोर। इससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली स्टोर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना मटेरियल है जो इशू किया था, ठीक है। तो एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम स्टोर कितना है वो पता चल जाएगा इससे। अच्छा, परचेज रिक्विजिशन ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये कंप्लीट किया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद
ये भी पढ़ा हम लोगों ने, RFP, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर, ये भी कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, गुड्स रिसिप्ट नोट, ये भी कंप्लीट किया। मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये भी हो गया। अच्छा, अब बीन कार्ड पढ़ेंगे। देखो बीन कार्ड, बीन कार्ड क्या होता है? देखो, इट इज ए क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री विच शोज द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर बीन। ठीक है, तो बीन जो होता है, जैसे बीन कैसे होता है, कैसे बताएं, रुको देखते हैं। मतलब जो बिन या रैक होता है ना, रैक जैसे होता है, दिखाते हैं, एक मिनट। हाँ मिल जाएगा, देखते हैं, रुको। बिन रैक, ये देखो, ये हो गया, ये रैक हो गया, ये बिन हो गया। ठीक है, तो बिन कार्ड कैसे होता है? अगर कभी भी हम लोग फैक्ट्री में जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है ना, ऐसे रॉ मटेरियल जो बिन में, बिन कार्ड यहाँ पर मतलब एक्चुअली ये जो हर एक ड्रॉयर है ना, हर एक ड्रॉयर पे एक पेपर चिपकाया हुआ रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। अगर तुम लोग स्कूल में भी कभी कभी देख सकते हो, ऐसा चीज रहता है स्कूल कॉलेज में भी, कि कौन से ईयर का फाइल कौन से रैक में, मतलब कौन से ड्रॉयर में है, वो कागज से वो लोग लिख के रख देता है ताकि इजीली फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर पाए। उसी तरह से रॉ मटेरियल टाइप्स अगर बहुत सारा है तो क्या किया जाता है, बिन कार्ड मेंटेन किया जाता है। स्टोर में बिन कार्ड मेंटेन किया जाता है। बिन कार्ड में क्या होता है, ये जो बिन या रैक रहता है, वहां पर ये जो ड्रॉयर है, हर एक ड्रॉयर पे कागज में लिख दिया जाता है कि कितना क्वांटिटी में रॉ मटेरियल है, कौन सा है। ठीक है, दैट इज बिन कार्ड। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। इट इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी लिखा जाता है। ठीक है, कितने रुपीस का मेटेरियल है ये नहीं लिखा जाता है, कितना क्वांटिटी में, जैसे कि 1 किलो 2 किलो जो भी हो, ठीक है, ये लिखा जाएगा। तो ये क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड है, नॉट क्वालिटेटिव। ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव तो हो नहीं सकता, यहाँ पर क्वांटिटेटिव है, मतलब सिर्फ किलो के हिसाब से। एट द रेट ऑफ वाला कोई बात नहीं कि 20 रुपीज करके है तो 20 रुपीज का मेटेरियल है, ऐसा बात नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा कि कितना क्वांटिटी का मेटेरियल यहाँ पर है। इट इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री विच शोज द क्वांटिटी ऑफ द इन्वेंट्री अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर बिन। एक एक बिन में कितना करके रॉ मटेरियल है। बिन रेफर्स टू ए बॉक्स, एक बॉक्स हो सकता है, एक कंटेनर हो सकता है, या फिर एक स्पेस हो सकता है वेयर मटेरियल्स आर केप्ट। मतलब कहीं पर भी तो नहीं फेंक सकते ना, तो बहुत सारा टाइप ऑफ मटेरियल है, एक टाइप का तो नहीं है कि एक ही जगह पे रखते गए। ठीक है, अगर अलग अलग टाइप का मटेरियल है तो उसे कोई भी बॉक्स, कंटेनर या फिर किसी भी एक स्पेशल स्पेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक मटेरियल को अलग अलग रख सकते हैं और सबका अलग डिटेल्स रख सकते हैं। लेकिन बिन कार्ड में हमें किस चीज का डिटेल्स मिलेगा, सिर्फ क्वांटिटी का, कि कितना है। तो मान लो रिसिप्ट हुआ 1 किलो, ठीक है, रिसिप्ट, ठीक है, पहले रिसिप्ट हुआ 1 किलो, फिर यहाँ पर फिर रिसिप्ट हुआ 2 किलो, फिर मान लो इशू हो गया 1 किलो, तो फिर बचा कितना, 1 किलो। इस तरह से card is placed with each of the bin to record the details of material like receipt, issue and return। रिसिप्ट कितना हुआ, कितना इशू हुआ, और अगर कुछ रिटर्न आ रहा है, सिर्फ क्वांटिटी का हिसाब यहाँ पर लिखा जाता है। इट इज मेंटेन्ड बाय स्टोर डिपार्टमेंट। ये कौन बनाता है, स्टोर डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है, बिन कार्ड बनाएगा स्टोर डिपार्टमेंट। अच्छा, उसके बाद देखो स्टॉक कंट्रोल कार्ड, ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो ए क्वांटिटेटिव, ये भी बिन कार्ड के तरह ही है। रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन्ड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट फॉर एवरी आइटम ऑफ मटेरियल, ये भी सेम चीज है। देखो, इन अदर वर्ड इट इज अ रिकॉर्ड विच शोज द ओवरऑल इन्वेंट्री पोजिशन इन द स्टोर। रिकॉर्डिंग इंक्लूड्स रिसिप्ट, इशू, रिटर्न इन हैंड एंड ऑर्डर गिवन। तो यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा चीज होगा, जैसे यहाँ पर भी रिसिप्ट इशू, यहाँ पर भी रिसिप्ट इशू था, रिटर्न यहाँ पर भी रिटर्न होगा।
इन हैंड एंड ऑर्डर गिवन, और कितना बचा हुआ है कितना ऑर्डर दिया जाएगा, दैट इज स्टॉक कंट्रोल। यहाँ पर देखो पूरा पूरी कंट्रोल हो रहा है। बिन कार्ड में हम लोग सिर्फ इतना ही चीज लिखते हैं कि कितना हम लोगों ने रिसिप्ट किया, कितना इशू किया, और कुछ रिटर्न आया तो फिर से रिसिप्ट की तरह दिखाएंगे कि मेरा रिटर्न आ गया। और यहाँ पर स्टॉक कंट्रोल कार्ड जो है वो रिसिप्ट पे भी ध्यान देगा, इशू कितना किया है वो भी देखेगा, रिटर्न अगर कुछ हुआ है वो भी देखेगा, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, इन हैंड कितना है वो भी चेक करेगा, वो तो बैलेंस करने से ही पता चल जाएगा। एंड ऑर्डर गिवन, कितना ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बिन कार्ड और जो स्टॉक कंट्रोल कार्ड है उसमें ऐसा कुछ फर्क नहीं है। मेन फीचर्स दोनों का सेम है कि दोनों सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं और कुछ नहीं, अमाउंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव है दोनों ही। अच्छा, बिन कार्ड का एडवांटेज क्या है देखो, अगर बिन कार्ड में हम लोग बिन कार्ड रखेंगे, हर एक ड्रॉयर में अगर हम लोग कागज से बिन कार्ड मेंटेन करेंगे या फिर कुछ बिन कार्ड की तरह उसे मेंटेन करेंगे जहां पर डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा, और उस बिन में हम लोग उसे रख देंगे ताकि हम लोग को पता चल जाए कि इस बिन में कितना मटेरियल इशू हुआ है, कितना रिसिप्ट हुआ है, कितना रिटर्न हुआ है, कितना इन हैंड है। तो देयर वुड बी फ्यूअर चांसेस ऑफ मिस्टेक बीइंग मेड एज एंट्रीज आर मेड एट द सेम टाइम एज गुड्स रिसिप्ट और इशूड बाय द पर्सन एक्चुअली हैंडलिंग द मटेरियल। मतलब जो स्टोर कीपर है वो तुरंत क्या कर देता है, रिकॉर्ड कर देता है। अगर इशू किया है तो उसका रिकॉर्डिंग कर देगा, माइनस करके दिखा देगा। 5 किलो पहले से था, 1 किलो रिसिप्ट हुआ तो वो ऐड करके दिखा देगा उस कार्ड में। ठीक है, वो जो वहां पर पेपर लगाया हुआ रहेगा। अगर मान लो इशू हुआ है तो -3 किलो इशू हुआ है तो वो इशू तुरंत वहां पर वो डिटेल्स लिख देता है, तो इसमें मिस्टेक होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ताकि ये हमारा हिसाब जो है वो बराबर रहे। कंट्रोल ओवर स्टॉक कैन बी मोर इफेक्टिव, कंट्रोल इजीली रह सकता है कि कितना स्टॉक कैसे यूज हो रहा है, कितना बच रहा है, कब ऑर्डर करना है, एज कंपेरिजन ऑफ द एक्चुअल क्वांटिटी इन हैंड एट एनी टाइम विद द बुक बैलेंस इज पॉसिबल। ठीक है, ताकि हम, क्योंकि हमारे पास डिटेल्स है तो हम लोग इजीली स्टॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम ऑफ मटेरियल इज फैसिलिटेड, मतलब अगर हम लोग मतलब बिन या रैक में हर एक चीज को अलग अलग रखेंगे, जैसे मान लो सब तुम लोग के पास बहुत सारा बुक्स है, ठीक है, जैसे मेरे पास तो बहुत सारा बुक्स बन चुका है, जैसे कि कुछ बीकॉम का है, सीए का है, सीएस का है, सीएमए का, मेरे पास सारा बुक्स है। ठीक है, अगर हम सारा बुक्स को एक ही जगह पे रखते हैं, जैसे कि मेरे पास एक ही जगह पे फिलहाल रखा हुआ है, तो उसमें मुझे ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अगर हम अलग अलग बुक सेल्फ कर ले कि यहाँ पर सिर्फ सीए का बुक रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ सीएमए का, यहाँ पर सीएस का, यहाँ पर कुछ और, जैसे इस तरह से, या फिर और भी बाइफर्केशन कर सकते हैं कि मैथ का बुक्स अलग रख दिया, कॉस्ट का अलग रख दिया। तो इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग रखेंगे तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। उसी तरह से अगर रॉ मटेरियल को भी हम लोग अलग अलग रखेंगे तो हम लोग क्या होगा, हमें आइडेंटिफिकेशन करने का फैसिलिटी मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ मटेरियल इज फैसिलिटेटेड बाय द रेफरेंस टू द बिन कार्ड। बिन कार्ड से देखेंगे, बिन कार्ड में लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पर ये मटेरियल है, इतना है, या फिर इतना इशू हुआ है, तो सारा चीज हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। द बिन और स्टोरेज, ठीक है, बिन और स्टोरेज में अगर हम लोग बिन कार्ड देखेंगे तो वहां से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन से टाइप का मटेरियल है। और डिसएडवांटेज क्या है, स्टोर रिकॉर्ड्स आर डिस्पर्स्ड ओवर ए वाइड एरिया। अगर मान लो बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल है तो वो जो बिन है उसे ढूंढने में भी टाइम लग जाएगा, बहुत सारा ऐसे रैक वगैरह है, तो फिर हमें जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल चाहिए उसका डिटेल्स कहाँ मिलेगा वो ढूंढने में टाइम लग जाएगा। अगर रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, अगर रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा टाइप का है, तो फिर स्टोर रिकॉर्ड्स आर डिस्पर्स्ड ओवर ए वाइड एरिया। अगर होता है ऐसा तो फिर ये एक डिसएडवांटेज हो गया। द कार्ड्स आर लायबल टू बी सिमर्ड विद डर्ट एंड ग्रीस। मतलब क्या होता है ना, जो स्टोर कीपर होते हैं वो वहां पर मान लो जो कार्ड लगाया हुआ है वो ग्लू से चिपका दिया है, ठीक है, ग्रीस या ग्लू से चिपका दिया, अब वहीं पर लिखे जा रहा है, वहीं पर ऐड किए जा रहा है, वहीं पर फिर से नया कागज चिपकाए जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है ना, वहीं पर लिख रहा है तो वो एक गंदा सा, मतलब नहीं समझ में आता है बाद में कि क्या लिखा क्या है, वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, क्योंकि जब ग्लू वगैरह हम लोग यूज करते हैं उस पर धूल वगैरह लगता है तो वो गंदा हो जाता है। वही चीज बोल रहा है कि ये कार्ड बाद में क्या होता है ना, उतना साफ सफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर ग्रीस वगैरह लग जाता है, तो उससे क्या होगा ना, तो हमें फैसिलिटी उतना अच्छा से हम लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो नॉर्मली ये एक डिसएडवांटेज हो गया कि ये
गंदा हो जाता है, जिससे हमें डिटेल्स पूरी नहीं पता चलता, ठीक है, हम लोग पढ़ के समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। People handling material are not ordinarily suitable for the clerical work involving in writing bean card. तो जो पीपल हैंडलिंग मटेरियल आर नॉट ऑर्डिनरीली सुटेबल फॉर द क्लरिक, अच्छा मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हर एक स्टोर कीपर मतलब जो बीन कार्ड यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका स्किल नहीं है, मतलब वो एडुकेटेड नहीं है, अगर वो मान लो इलिटरेट है, मतलब कुछ भी लिख नहीं सकते, मतलब बिल्कुल अंगूठा छाप है, तो उनके लिए बीन कार्ड मेंटेन करना टफ हो जाएगा। स्टोर कीपर में हम लोगों ने ऐसे एक इंसान को अपॉइंट कर दिया है, जो बाकी सब तो ठीक है उनका, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो लिटरेट नहीं है, अब वो लिख नहीं सकते हैं कुछ, मतलब लिखना आता ही नहीं है तो कैसे लिखेंगे, तो उस केस में बीन कार्ड का जो फैसिलिटी है वो हम लोग नहीं ले सकते। तो ये सब डिसएडवांटेज है, क्योंकि बीन कार्ड मेंटेन करने के लिए कुछ तो एजुकेशन लेवल होना चाहिए, अदरवाइज नहीं मेंटेन कर पाएंगे हम लोग। स्टोर लेजर, अब स्टोर लेजर देखो क्या है। स्टोर लेजर मतलब जो तुम लोग फीफो लीफो करते हो वही स्टोर लेजर है, ठीक है। स्टोर लेजर इज मेंटेन टू रिकॉर्ड बोथ क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इशूड एंड दोज इन स्टॉक। ये तो तुम लोग को पता ही, जब तुम लोग फीफो लीफो मेथड, वेटेड एवरेज या फिर स्टैंडर्ड प्राइस मेथड जो लास्ट दिन हम लोगों ने किया था, ये सब मेथड जब हम लोग यूज करते हैं स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, रॉ मटेरियल को, तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, 3 कॉलम करते हैं, एक डेट, 4 कॉलम करते हैं, एक डेट का, एक रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट में क्या लिखते हैं, क्वांटिटी, अमाउंट और रेट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर जो इशू होता है उसमें भी क्वांटिटी रेट अमाउंट, अच्छा उसके बाद जो बैलेंस होता है उसमें भी क्वांटिटी रेट अमाउंट, तो क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है, दोनों चीज हम लोग यहाँ पर मेंटेन करेंगे, जो कि बीन कार्ड पे नहीं था। बीन कार्ड में या फिर स्टोर कंट्रोल कार्ड या फिर ऐसा कुछ था, उसमें भी हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को ही लिखना है, वहां पर हम लोग कॉस्ट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट भी रिकॉर्ड होगा। इट इज सब्सिडियरी लेजर टू द मेन कॉस्ट लेजर। मेन कॉस्ट लेजर का एक हम लोग सब्सिडियरी लेजर बोल सकते हैं, जैसे अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं हम लोग परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक यूज करते हैं, ताकि जो लेजर है उसका वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है, एक अलग सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं, उसी तरह से हम लोग ये सब्सिडियरी बुक की तरह हम लोग स्टोर लेजर को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, मेन कॉस्ट लेजर का। इट इज मेंटेन्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट, तो कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट ही मेंटेन करेगा जहां पर स्किल्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वांटिटी को रेट के साथ मल्टीप्लाई करके उसका डिटेल्स लिखना पड़ता है, फिर कितना इशू हुआ है उसका भी हमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं, उसका भी हमें रेट के साथ अमाउंट जो है वो भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए काफी स्किल चाहिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसे यूज करता है। द सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर पोस्टिंग द लेजर आर गुड्स रिसीव्ड नोट, अच्छा वहां पर गुड्स रिसीव्ड नोट यूज होता है। जैसे मैंने तुम लोग को ये चीज नहीं दिखाया है, ये देखो, जब हम लोग स्टोर लेजर बनाते तो रिसिप्ट में मैंने बोला ना क्वांटिटी और रेट और अमाउंट ये लिखते हैं, ये तुम लोग को पता है, यहाँ पर लिखा जाता है GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट, गुड्स रिसिप्ट नोट के साथ ये हम लोग दिखाएंगे कि हमें इतना रिसिप्ट हुआ है, ठीक है। तो फिर जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है वो गुड्स रिसिप्ट नोट के थ्रू से ये लेजर प्रिपेयर करता है। और मेटेरियल रिक्विजिशन नोट वो कब होगा, जब इशू किया जाएगा, ठीक है, जब इशू होगा तो मेटेरियल रिक्विजिशन नोट प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे डेट कॉलम होता है ना, उसी तरह से डेट के बाद रिसिप्ट कॉलम, फिर इशू, फिर बैलेंस, तो रिसिप्ट और इशू में क्वांटिटी रेट अमाउंट के अलावा रिसिप्ट में गुड्स रिसिप्ट नोट और इशू में मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये 2 नोट हम लोग दे सकते हैं। जैसे तुम लोग जर्नल में लेजर फोलियो और लेजर में जर्नल फोलियो यूज करते हो, बस उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग ये दोनों चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, ये देखो, द फर्स्ट 2 फॉर्म्स आर रिकॉर्डेड ऑफ क्वांटिटी रिसिप्ट इशूड एंड दोज इन बैलेंस, ये तो हमें पता ही, 3 कॉलम होगा, एक क्वांटिटी रिसिप्ट मतलब जिसे हम लोग रिसिप्ट्स लिखते हैं, इशूड और बैलेंस। बट इन द थर्ड रिकॉर्ड दैट इज स्टोर लेजर, वैल्यू ऑफ रिसिप्ट, इश्यूज एंड क्लोजिंग बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन, मतलब बैलेंस में हम लोग ये दिखाएंगे कि कितना क्लोजिंग है, चाहे वो
मतलब इस रिसिप्ट इशू और क्लोजिंग बैलेंस ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर बैलेंस में क्या कर सकते हैं, बट इन द थर्ड रिकॉर्ड मतलब बैलेंस, स्टोर लेजर वैल्यू ऑफ रिसिप्ट इश्यूज एंड क्लोजिंग बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन्ड, ठीक है। यूजुअली रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटीज दैट इज बीन कार्ड्स एंड स्टोर कंट्रोल कार्ड्स आर केप्ट बाय द स्टोर कीपर इन स्टोर डिपार्टमेंट, वाइल रिकॉर्ड ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू इज मेंटेन्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो बीन कार्ड और कंट्रोल कार्ड, स्टोर कंट्रोल कार्ड, ये स्टोर कीपर मेंटेन करते हैं, ठीक है। जबकि ये जो स्टोर लेजर है वो कौन मेंटेन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कॉस्ट अकाउंटेंट लोग मेंटेन करते हैं, जो कि स्किल्ड होने ही चाहिए। और स्टोर कीपर जो बिन कार्ड और स्टोर कंट्रोल कार्ड मेंटेन करते हैं वो मतलब स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है, सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं। नॉर्मली होता नहीं है, नॉर्मली ये लोग को आता है, थोड़ा बहुत लिखना जरूर आता है, कर पाते हैं ये लोग अपना कैलकुलेशन। अच्छा, बिन कार्ड और स्टोर लेजर में डिफरेंस देखो। इट इज मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर इन द स्टोर, ये स्टोर में रहता है। इट इज मेंटेन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इट कंटेन्स ओनली क्वांटिटेटिव डिटेल्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा सिर्फ क्वांटिटी को लेकर डील करता है, कितना मटेरियल रिसीव्ड हुआ, कितना इशू हुआ, कितना रिटर्न हुआ। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू, क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद देखो, एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, मतलब जैसे ही इशू या फिर रिसिप्ट या फिर रिटर्न कुछ भी ट्रांजैक्शन हो, तुरंत वो बिन कार्ड पे एंट्री कर दिया जाता है। इट इज ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो स्टोर लेजर बना रहा है वो कब बनाएगा, जैसे हम लोग जब जर्नल से लेजर बनाते हैं तब कब बनाते हैं, पहले ट्रांजैक्शन हो जाता है, फिर उस ट्रांजैक्शन का वाउचर को हम लोग या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट जो भी रहता है उसे लेके आते हैं, लेके आने के बाद उसका जर्नल फिर लेजर बनाते हैं। तो पहले ये पास्ट रिकॉर्ड होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी स्टोर लेजर का भी पास्ट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद वो वाउचर आके पहुंचा या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट चला गया कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में, अब वो लोग उसको देख के एंट्री करेगा। ईच ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड, हर एक ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली पोस्टेड होगा। ट्रांजैक्शन में भी समराइज्ड एंड देन पोस्टेड, ट्रांजैक्शन को समराइज्ड करके पोस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग पोस्ट किया जाता है। अच्छा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर डू नॉट अपियर्ड इन बिन कार्ड। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो है वो बिन कार्ड में अपियर नहीं करेगा। मतलब मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर है, स्टोर डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट भेजा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए ने कि मुझे मटेरियल दे दो, अब ये इसे मटेरियल दे दिया है। अब ये जो डिपार्टमेंट बी है वो डिपार्टमेंट ए को रिक्वेस्ट किया है कि मुझे भी कुछ मटेरियल दे दो जो तुम्हारे पास है, मुझे भी उसी का रिक्वायरमेंट है। अब डिपार्टमेंट ए ने क्या किया, डिपार्टमेंट बी को सप्लाई कर दिया, ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो गया। बट इससे स्टोर कीपर मतलब जो बिन कार्ड मेंटेन कर रहा है वो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड करेगा कि मेरे से डिपार्टमेंट ए ने सपोज 10 यूनिट मांगा था, मैंने उसे 10 यूनिट दे दिया। अब इस 10 यूनिट में से डिपार्टमेंट बी ने रिक्वेस्ट भेजा था मुझे 8 यूनिट दे दो, तो इसने 8 यूनिट दे दिया था। लेकिन ये 8 यूनिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही हिसाब रखेगा कि मैंने इशू किया है डिपार्टमेंट ए को। अब डिपार्टमेंट ए खुद यूज कर रहा है, बी को दे रहा है, इससे स्टोर में बिन कार्ड में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा स्टोर कीपर के थ्रू से। बट material transfer from one job to another job are recorded for costing purpose। but costing को सही करने के लिए अगर हमारा मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, जो तुम लोग डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में तुम लोग अच्छे तरीके से देखते हो। जैसे देखो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट बनेगा ना, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है तो डिपार्टमेंट ए में सपोज ए प्रोडक्ट बनेगा, डिपार्टमेंट बी में बी प्रोडक्ट बनेगा। तो डिपार्टमेंट ए का रॉ मटेरियल का खर्चा यहाँ पर 10 यूनिट का अगर 10 रुपए करके है तो वो तो 100 रुपए हो गया। लेकिन अब ये 100 रुपए का मटेरियल तो यूज नहीं कर रहा है, 8 यूनिट तो बी को भेज दिया, तो बी के पास कितने रुपए का मटेरियल चल गया, 80 रुपीज का, और इसके पास कितने रुपए का मटेरियल बचा, 20 रुपए का। तो कॉस्टिंग सही होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ए में जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर 20 रुपए का मटेरियल लगा है, और डिपार्टमेंट बी में जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पर 80 रुपीज का मटेरियल बना है। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब आर
रिकॉर्डेड फॉर कॉस्टिंग पर्पस, जो कि स्टोर लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा अगर मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहा है तो, ताकि कॉस्टिंग हम लोग सही तरीके से कर पाए। अच्छा, ये था दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट देखते कुछ बचा है कि नहीं। परपिचुअल इन्वेंट्री, ये बचा हुआ है। परपिचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिएशन, ये क्या होता है देखो। परपिचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिएशन। परपिचुअल इन्वेंट्री रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट दो कार्ड मेंटेन करता है, देखो, एक बिन कार्ड, एक स्टोर लेजर कार्ड, है ना। स्टोर डिपार्टमेंट दो तरह का कार्ड मेंटेन करता है, बिन कार्ड और स्टोर लेजर। बिन कार्ड मेंटेन करता है स्टोर कीपर और स्टोर लेजर मेंटेन करता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, यानी कॉस्ट अकाउंटेंट लोग ये मेंटेन करते हैं, और ये स्टोर कीपर, ठीक है। एक्चुअली परपिचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता क्या है, परपिचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड में रिकॉन्सिलिएशन किया जाएगा, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन किया जाएगा कि कुछ अगर डिफरेंस है तो क्यों है, उसे कैसे हम लोग रिकंसाइल करें। अब किस चीज का रिकंसिलिएशन देखो। द सक्सेस ऑफ परपिचुअल इन्वेंट्री डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। द स्टोर लेजर शोइंग क्वांटिटीज एंड अमाउंट ऑफ ईच आइटम। स्टोर लेजर जो तुम लोग फीफो लीफो बनाते हो, वहां पर क्वांटिटी और जो अमाउंट है दोनों चीज हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। स्टॉक कंट्रोल कार्ड और बीन कार्ड, ठीक है। तो स्टॉक कंट्रोल कार्ड और बीन कार्ड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी। और जो स्टोर लेजर है वहां पर क्वांटिटी प्लस अमाउंट, ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, रिकॉन्सिलिंग द क्वांटिटी बैलेंस शोन बाय ए एंड बी अबव। अच्छा, इन दोनों के अंदर रिकॉन्सिलिएशन किया जाएगा। कैसे रिकॉन्सिलिएशन किया जाएगा, बिन कार्ड के साथ स्टोर लेजर को टैली करवाया जाएगा। जैसे बीआरएस तुम लोग पढ़ते हो ना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वहां पर पासबुक के साथ क्या मेंटेन किया जाता है, कैश बुक का डिफरेंस अगर कोई है तो वो चेक किया जाता है। या फिर तुम लोग कॉस्टिंग में भी एक पॉइंट पढ़े हो, ऐसा एक रिकॉन्सिलिएशन का चैप्टर है अकाउंट्स में, मतलब कॉस्ट बुक के साथ अकाउंट्स बुक का, ठीक है। कॉस्ट बुक के साथ अकाउंट्स बुक का क्या डिफरेंस हो रहा है वो मेंटेन करने के लिए रिकॉन्सिलिएशन एक चैप्टर है जो तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग मेंटेन करेंगे कि स्टोर कीपर ने बिन कार्ड में जो क्वांटिटी शो किया है, क्या कॉस्ट अकाउंटेंट का भी क्वांटिटी उतना ही है, दोनों में रिकंसाइल करवाया जाएगा। चेकिंग द फिजिकल बैलेंसेस ऑफ ए नंबर ऑफ आइटम्स एवरी डे सिस्टमेटिकली एंड बाय रोटेशन। और ये जो प्रोसेस है ये सिस्टमेटिकली रोटेशन करते हुए ये किया जाएगा। मतलब मान लो एक हफ्ते बाद या फिर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जो भी हो, जैसे ये लोग को सही लगेगा ये लोग रिकंसाइल करवाएगा। बेसिकली परपिचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का मतलब ही ये होता है कि बिन कार्ड और स्टोर लेजर को रिकंसाइल करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है एक्सप्लेनिंग प्रॉम्प्टली द कॉजेस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, मतलब क्या डिफरेंसेस है ये हमें चेक करना है कि क्यों डिफरेंस आए। जैसे हम लोग बैंक में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब करते हैं तो वहां पर भी चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस आया है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में भी चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस आया है। उसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंस चेक करना है और क्यों आया है वो भी चेक करना है। फिजिकल बैलेंसेस एंड द बुक फिगर, ठीक है। फिजिकल बैलेंसेस एंड द बुक फिगर। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, मेकिंग करेक्टिव एंट्रीज, जहां गलत हुआ है दोनों में डिफरेंसेस क्यों आया है, कहीं लिखते हुए तो गलत नहीं हो गया, वो चेक करना है, उसे सही करना है। रिमूविंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस रेफर्ड टू इन स्टेप ई। अच्छा, तो ये स्टेप वगैरह छोड़ो, जिस्ट इतना ही है कि दोनों को रिकंसाइल करवा जाएगा, कहाँ कहाँ डिफरेंसेस है, क्यों है, और उसे किस तरह से हम लोग सही कर सकते हैं वो चीज यहाँ पर मेंटेन होगा। अच्छा, एडवांटेज ऑफ परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। एडवांटेज क्या हो सकता है देखो, फिजिकल स्टॉक्स कैन बी काउंटेड एंड बुक बैलेंसेस एडजस्टेड एज एंड व्हेन डिजायर्ड विदाउट वेटिंग फॉर द एंटायर स्टॉक टेकिंग टू बी डन, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली हम लोग डिफरेंसेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम लोग परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं तो। क्विक कंपाइलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यू टू प्रॉम्प्टली अवेलेबल ऑफ स्टॉक फिगर्स। तो हम लोग इंटरिम पीरियड, मतलब किसी भी पीरियड का, ठीक है, ईयर एंड होने के लिए वेट करने का जरूरत नहीं, किसी भी पीरियड का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
अच्छा, ये सब और भी कुछ पॉइंट्स है, पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, मेन पॉइंट पता करने से ही काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। एमसीक्यू के लिए उतना ही काफी है। और कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन, ये देख लो ये पॉइंट क्या होता है। द चेकिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ एवरी साउंड सिस्टम ऑफ मेटेरियल कंट्रोल। मतलब देखो, जो बिन कार्ड बना हुआ है वो भी रिटन है, मतलब एक कागज में लिखा हुआ चीज है, ठीक है। जो स्टोर लेजर है वो भी कागज में लिखा हुआ है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। अब इसमें थोड़ा डिटेल्स ज्यादा है, इसमें डिटेल्स कम है, ठीक है। तो ये दोनों को रिकंसाइल करने के लिए हम लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग फिजिकली अगर गोडाउन में जाके काउंट करके देखें कि इन दोनों में जो लिखा हुआ है, फिर इन दोनों को जो हम लोगों ने रिकंसाइल करके परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल देखा है, क्या ये सच में जो फिजिकली हमारे पास गोडाउन में स्टॉक अवेलेबल है उसके साथ टैली है कि नहीं है। क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट होता है, क्योंकि कागज में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है वो गलत हो जाए, क्योंकि कर तो ह्यूमन बीइंग ही रह रहे। अगर हम लोग इसको फिजिकली जाके गोडाउन में काउंट करेंगे और टैली करेंगे तो ये सबसे अच्छा मेटेरियल कंट्रोल माना जाएगा। तो द चेकिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ एवरी साउंड सिस्टम ऑफ material control. The system of continuous stock taking consists of physical verification of items of inventory. Physical verification of items of inventory. Physically जाके हम लोग वेरीफाई करेंगे कि जो स्टॉक यहाँ पर लिखा हुआ है क्या सच में वो स्टॉक उतने क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है गोडाउन में। द स्टॉक वेरिफिकेशन में बी डन बाय इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। और ये काम कौन करता है इंटरनल ऑडिट के थ्रू से, इंटरनल ऑडिटर करता है, बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टोर एंड प्रोडक्शन स्टाफ। स्टॉक वेरिफिकेशन इज डन एट अप्रोप्रिएट इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट प्रायर नोटिस, ठीक है। इसके लिए कुछ नोटिस कुछ अरेंजमेंट का जरूरत नहीं है, जब मन जाएगा, ठीक है, मतलब जब लगेगा कि नहीं कुछ अब देख लेना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट में है क्या वो सही है कि गलत है, स्टॉक वेरिफिकेशन कभी भी चाहे कर सकते हैं एक एप्रोप्रिएट इंटरवल में। ऐसा नहीं कि आज किए कल करने चले गए, वो तो टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो मान लो 10 डेज छोड़ के हम लोग कर रहे हैं, या फिर अगर उतना प्रेशर नहीं है तो 15 दिन बाद कर सकते हैं। तो इस तरह से तो एप्रोप्रिएट इंटरवल फॉलो करके कोई भी प्रायर नोटिस दिए बिना हम लोग ये चेकिंग कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं चोरी वोरी हो जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ तो इतना है लेकिन एक्चुअली फिजिकली गोडाउन में उतना कुछ है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सिस्टम। वही अगर कोई चोरी वोरी कर रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो ये सरप्राइज के साथ ये अचानक से चले जा सकते हैं और जाके हम लोग फिजिकली वेरिफिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ डॉक्यूमेंट के ऊपर भरोसा करके हमें बैठना नहीं है। जब हमें ऐसा लगे कि हाँ हमें एक फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए स्टॉक कंट्रोल के लिए, तो हम लोग चाहे तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और जो एक साउंड सिस्टम होता है मेटेरियल कंट्रोल का, इसे बोला जाता है कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। इस पॉइंट को बोला जाएगा कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। यही लास्ट था, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था। तो देखो जो भी मेन थ्योरी था जो बचा हुआ था हमारा मेटेरियल का, वो मैंने यहाँ पर बताने का कोशिश किया है। तो तुम लोग एक बार रीड करना घर पे। एक्चुअली तुम लोग रीड क्या, तुम लोग एक काम कर सकते हो, जो एमसीक्यूज है वो देख सकते हो। एमसीक्यूज जो है वो देख सकते हो, ये तो मैंने करवा ही दिया था, ये जो तुम लोग के मैट का ही है। ये कुछ सम्स जो मैंने यहाँ पर दिखाया था ये शायद लास्ट दिन मैंने कंप्लीट कर दिया था, 2 मैंने बाकी रखा था, मैंने बोला था कर सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेम ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने और इसे नहीं करवाया। तो ये अगर नहीं किए हो तो एक बार कर लेना। और हम मटेरियल और डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मटेरियल काफ़ी दिन हो गया हम लोग कर रहे हैं। और सबसे मेन है कि ये जो चार्ट मैंने बताया ना, अगर ये तुम लोग दिमाग में डाल लेते हो तो एमसीक्यू इससे आराम से लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और रहा थियोरेटिकल नोट के लिए, अगर थ्योरी आ जाता है जैसे सीएमए में आता है कभी कभी अगर लिखना पड़े, तो उस केस में तुम लोग के पास ये जो नोट है यहाँ से तुम लोग कर सकते हो, या फिर अपना स्टडी मटेरियल भी फॉलो। अब मैंने तुम लोग के स्टडी मेट से भी थोड़ा थोड़ा दिया है, जैसे कि ये वाला, या फिर कहीं और से भी दिया जहाँ पर मुझे लगा कि सही है यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने दिया हुआ है। तो
जितना सारा बचा हुआ थ्योरी था मैंने कवर कर दिया। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है, ऐसा अगर होगा तो हम लोग नेक्स्ट दिन लेबर स्टार्ट करेंगे। लेबर के साथ वहाँ पर देख लेंगे, अगर कुछ ऐसा थ्योरी है कि जो हमें कर लेना चाहिए तो हम लोग करेंगे। और हम तुम लोग को कुछ एमसीक्यू सेंड करेंगे तो तुम लोग वो एक बार देख सकते हो, ठीक है? देख सकते हो नहीं, करना, हम नेक्स्ट दिन क्लास में पूछेंगे, एमसीक्यू देंगे। तो एक बार पूरा मटेरियल गो थ्रू कर लो ताकि एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं।